हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डाइकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous power. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Daiku's outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. तो क्या होता है कि 1895 में एक इंसान है, उस इंसान का नाम था क्या, एक आदमी था, उसका नाम था क्या, बिरसा। तो जो बिरसा था वो क्या फॉरेस्ट में रहते थे। कहाँ के फॉरेस्ट में? छोटा नागपुर के फॉरेस्ट में वो रहा करते थे। और छोटा नागपुर कहाँ है? ये झारखंड में। और जो पीपल हैं, छोटे जो पीपल थे जो बिरसा के साथ रहते थे, वो लोग कहते थे कि जो बिरसा है इनके पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं, ये किसी भी बीमारी को क्या ठीक कर सकते हैं, और ये जो हमारा अनाज होता है इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी बढ़ा सकते हैं। और जो बिरसा है वो अपने आप को क्या कहते थे कि कोई मेरे पास जादू वादू नहीं है, भगवान ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए क्या अपॉइंट करा है, और वो भी क्या फ्री। और खाली मदद करने के लिए नहीं, ये जो आउटसाइडर, जो डाइकूस मतलब कि जो आउटसाइडर होते हैं, जो उस जगह के नहीं होते। जैसे कि आप समझ लीजिए आप फॉरेस्ट में रहते हो और आपके पास कोई सिटी का आदमी चला जाए तो वो आपके लिए क्या डाइकूस यानी आउटसाइडर यानी बाहरी लोग हो गए। तो इन्हें क्या इन्हें हम लोग कहते हैं आउटसाइडर या फिर डाइकूस। तो उन्होंने कहा डाइकूस से सेव करने के लिए भी भगवान ने मुझे आपके पास मुझे भेजा है। और फिर 1000 साल मतलब कि 1000 सालों तक लोग क्या करते थे कि जो बिरसा है वो क्या बिलीव करते थे कि वो भगवान है, और वो यहाँ पर आए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat, and their religion appeared to be endangered. What problem did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Daikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? Who did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. तो क्या कहा जाता है कि जो बिरसा है वो कैसी, जो मुंडास है उनकी फैमिली में बॉर्न हुआ। मुंडास क्या है? मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप जो छोटा नागपुर में रहता है, और जो इनके फॉलोअर्स हैं अदर ट्राइबल्स को मिला करके अलग ट्राइबल्स ऑफ द रीजन यानी कि दूसरे रीजन के ट्राइबल्स, उनको मिलाकर ये संथाल और ओरांस कहलाते हैं। और ये सब जितने भी हैं इन्होंने क्या बहुत सारी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करा है, किसके अंदर? ब्रिटिश रूल के अंदर। यानी कि जो संथाल्स और ओरांस है इन्होंने क्या ब्रिटिश रूल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का भी क्या
को भी फेस करा है, और उनकी जो लाइफ है वो क्या अब डिसअपियरिंग यानी अपेयर ही नहीं हो पा रही, उनकी जो लाइफ है वो क्या ख़त्म ही हो रही, उनकी फैमिलियर वेस्ट मतलब कि जैसे वो पहले रहते थे वो बिल्कुल अब वैसे रह ही नहीं पा रहे, और जो उनका लाइवलीहुड है वो क्या वो बहुत बड़े क्या खतरे में है, थ्रेट में मतलब खतरे में। अब लाइवलीहुड यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं ये कहाँ जंगलों में रहते हैं यानी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट मतलब कि बहुत सारे ट्रीज, और ये जो इनका लाइवलीहुड है वो कहाँ ट्रीज के पास होगा, तो इनका लाइवलीहुड खतरे में यानी कि जो ट्रीज हैं वो खतरे में होंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या जो फॉरेस्ट है उन्हें ख़त्म कर रहे, फॉरेस्ट के जगह कुछ और बना रहे, तो इसकी वजह से जो ट्राइबल्स लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो थ्रेट के अंडर है, थ्रेट मतलब कि खतरे के अंदर है, और जो उनका रिलीजन है वो क्या वो डेंजर में आ रहा है, अपीयर्ड इन डेंजर, यानी कि उनका लाइवलीहुड उनका रहन सहन तो खतरे में है ही, और साथ ही साथ उनका रिलीजन भी क्या खतरे में है। तो इसमें फिर क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बिरसा है वो यहाँ पर बिरसा कौन सी प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करते थे लोगों की। फिर दूसरा हु वर द आउटसाइडर मतलब कि कौन आउटसाइडर था, किसे क्यों ये जो डाइकूज है वो किसके लिए रेफर हुआ है, ये रेफर हो रहा है, किसने हमें स्लेव बनाया, और कौन कौन से ट्राइबल्स यानी कि क्या क्या हुआ उनके साथ, उन ट्राइबल लोगों के साथ जो कि अंडर द ब्रिटिश काम करते थे, उनकी लाइफ्स कैसे चेंज हुई। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके हम लोग आंसर पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। यू हैव रीड about tribal societies. Last year, most tribes had customs and rituals that were very important, from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. तो क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, उसमें क्या था कि बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उनके क्या बहुत सारे कस्टम और बहुत सारे रिचुअल थे, कहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह में जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे। यानी रिचुअल्स मतलब कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि उनके धर्म के जो प्रैक्टिसेस होते, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते जैसे पूजा हो गई, ये सब क्या रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई या रिचुअल्स हो गए। तो ये रिचुअल्स क्या ट्राइबल सोसाइटीज़ के भी थे। यानी कि कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पिछले साल लास्ट ईयर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, और बहुत सारी ट्राइब्स के पास क्या उनके कस्टम्स और रिचुअल्स भी थे, वो भी किसने बनाए थे, लिखे गए थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा। और ये जो सोसाइटी है इनका कोई सोशल डिवीजन नहीं था, जहाँ वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटी यानी कि जो ट्राइबल्स लोग थे इनमें ये कोई कैरेक्टरिस्टिक और ये कास्ट सोसाइटीज़ का ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। वो बस कहते थे ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा, तुम इधर आओगे तो दिक्कत होगी, नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बस। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. How this did not mean that there were no social and economic difference within. तो क्या कहा जा रहा है कि जो लोग हैं जो कि मतलब कि जैसे एक ट्राइब है उसका नाम है संथाल, तो उस संथाल का जो दूसरा आदमी है वो भी एक आदमी जो कि संथाल में, तो वो क्या अपनी जो वो शेयर करेगा, जो उसकी कॉमन टाइज हो गया और जो किनशिप हो गया वो क्या आपस में क्या शेयर करेगा। तो इसके क्या मतलब चलता है कि यहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस है वो ट्राइब्स के बीच में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पार्ट था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी स्टोरी है, इसके कुछ पार्ट है। तो उसका पहला जो पार्ट है वो है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। बाय द 19th century, tribal people in different parts
of India were involved in a variety of activities. तो क्या कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल पीपल थे डिफरेंट पार्ट्स के, यानी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के, वो इन्वॉल्व हुए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो क्या इन्वॉल्व हुए। तो उनमें से सबसे पहला हमारा इस स्टोरी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम वर झूम कल्टीवेटर्स। Some of them practice jhum cultivation, that is shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. They sprayed the ash from the firing, which contained potash, to fertile the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. तो क्या कहा जाता है कि ये जो झूम कल्टीवेटर्स हैं इनको हम लोग क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, यानी कि जो झूम कल्टीवेशन है, यानी झूम कल्टीवेटर्स क्या करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू में टेस्ट में कि झूम कल्टीवेशन को हम लोग और कौन सा नाम दे सकते, तो उसका आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको क्या स्मॉल एक छोटे जो लैंड होती है उसका क्या एक छोटे से भाग में करा जाता है, और ज़्यादातर इसे कहाँ फॉरेस्ट जंगलों में करा जाता है। तो ये जो झूम कल्टीवेटर्स होते हैं तो ये जो ट्री के टॉप्स नहीं होता ट्री टॉप्स उसे काट देते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो क्या ग्राउंड पे आती है, और ग्राउंड पर जब आती है तो जितनी भी वेजिटेशन घास फूस पेड़ पौधे लगे रहते हैं ग्राउंड में उन्हें क्या वो लोग जला देते हैं। और जब जला देते हैं, क्यों जला देते हैं, लैंड को क्लियर करने के लिए, वहाँ पे कल्टीवेशन भी तो करनी है। और उसके बाद जो जल जाता है सब सामान, उसके बाद जो राख बचती है तो वो राख में क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स, अच्छे फर्टिलाइज मतलब कि अच्छे वो क्या कहते हैं मैन्योर्स होते हैं, बहुत अच्छे जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि पोटैश हो गया, और ये क्या करता है ये सॉइल को क्या फर्टाइल कर देता है। तो वो लोग एक्स यानी कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं ट्री को काटने के लिए, और हो का यूज़ करते हैं जो सॉइल होता है इसको स्क्रैच करने में। तो ये एक्स और हो ये सब तो हम लोगों ने अपने साइंस के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया, क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारे चैनल में भी उसकी वीडियो है। तो ये जो हो है इसका क्या इस्तेमाल करते थे, वो जो लैंड है उसको स्क्रैच करने को, और कह सकते हो प्लो करने के लिए, तो ये हो का इस्तेमाल ऐसे करते थे। और ये जो ब्रॉडकास्ट सीड यानी कि सीड की ब्रॉडकास्ट करते थे, क्या करते थे कि ये दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स, यानी कि ये स्कैटर्ड सीड्स को ज़मीन में फेंक देते थे, एक एक करके लगाते नहीं थे, ऐसे स्कैटर्ड फेंक देते थे। इसी को क्या ब्रॉडकास्ट भी कहते थे। उसे फेंक देते थे कहाँ पे, फील्ड में, और प्लो कर देते थे लैंड को, फिर जो सीड्स उन्हें सो कर देते थे। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, यानी कि जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाती है वो तुरंत से काट लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं दूसरी फील्ड में क्या कल्टीवेशन करने के लिए। Shifting cultivators were found in the hilly and forest tracts of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. तो क्या कहा जाता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं वो कहाँ हिली और फॉरेस्ट ट्रैक में पाए जाते हैं। अब
फॉरेस्ट ट्रैक में क्यों? तो जैसा अभी हम लोगों को बताया कि ये सब जो ये झूम कल्टीवेटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को हम लोग क्या झूम कल्टीवेटर्स भी कह सकते हैं। और ये झूम कल्टीवेटर कहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं? ये जंगलों में करते हैं, पेड़ काट के वहां पे आग लगा करके। तो इसलिए क्या वो लोग कहाँ पर जंगलों में ही रहते हैं। और ये जो ट्राइबल है ये डिपेंड है फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के साथ ही, ये फॉरेस्ट के ऊपर ही ये डिपेंड है। इन्हीं में क्या वो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट की लैंड, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को उगा सके। और इनकी यही एक प्रैक्टिस है जो ये करते हैं, किसमें? जो कि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। या खाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके ही क्या जिंदा रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था झूम कल्टीवेटर्स, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समर हंटर्स एंड गैदरर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समर हंटर्स एंड गैदरर्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को समर हंटर्स एंड गैदरर स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मैनी रीजन्स tribal group live by hunting animals and gathering forest produce. They saw forests as essential for survival. The Khons were such a community living in the forest of Orissa. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and maua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather workers turned to the Khons when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their cloth and leather. तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें क्या जो हंटिंग और गैदरिंग है वो सब भी क्या वो भी रहते थे। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कहने का ये मतलब है कि इनकी तरफ बहुत सारे जो रीजन्स है, बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप रहते थे जो कि हंटिंग एनिमल्स यानी कि जानवरों का शिकार करते थे और जो फॉरेस्ट और गैदरिंग करते थे, उनको चराते थे, उनको शेल्टर देते थे, गैदर करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट है उसका भी कुछ प्रोड्यूस करते थे, उससे भी कुछ प्रोड्यूस करते थे। दे सॉ एज एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग, और ये सब, और जो उन्होंने क्या, दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग, उन्होंने जंगलों को ऐसी तरह से देखा कि जो जंगल है उन्हीं की वजह से वो क्या सरवाइव कर सकेंगे। जो फॉरेस्ट है उन्हीं को क्या, उनको एक एसेंशियल की तरह माना सर्वाइवल के लिए। द खॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, और ये जो खोन ट्राइब थी ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। दे रेगुलरली वेंट आउट एंड कलेक्टिव हंट्स एंड दे देन डिवाइडेड द मीट अमंगस देमसेल्फ, और फिर ये जो खोन्स टाइप के जितने भी लोग थे ये सब साथ में ये जो शिकार है उसमें जाते थे खाना कलेक्ट करने को, और जब खाना कलेक्ट करके आते थे तो जितना भी उनको मीट मिलता था वो सब डिवाइड करते थे अपने में। They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and maua. और वो जो ये फ्रूट्स हो गए और जो रूट हो गई उनको क्या खाते थे, और ये जो रूट जो कलेक्ट करके आते थे फॉरेस्ट से उनको खाने के लिए, जो कि महुआ और साल के सीड से जो ऑयल बनता है उससे क्या ये लोग उसमें खाना बनाते थे और खाते थे।
They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market. और वो ये जो खोन्स टाइप के जो लोग थे उन्होंने जो फॉरेस्ट के जो श्रब्स और हर्ब्स हैं उनको एक मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करा और जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको जाकर के लोकल मार्केट में बेच दिया. द लोकल वीवर्स एंड लेदर्स वर्कर टर्न टू द khons when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather. तो जो लोकल वीवर्स है जो लोकल मार्केट में जब बेचते थे तो जिनको बेचते थे लोकल वीवर्स को तो वो क्या करते थे कि जो खोन्स है जो खोन्स ने उन्हें दिया कुसुम का जो सप्लाई दी है कुसुम और पलाश के फ्लावर का पलाश के फूलों का तो उसको ये लोग क्या क्लोथ और लेदर में कलर करने के लिए इस्तेमाल करते थे. फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट people get their supplies of rice and other grains. At time they exchange goods getting what they need in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the village, carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. When supply of forest produce shrank, tribal people and had to increasingly wander around in search of work as laborers. But many of them, like Vaigas of central India, were reluctant to do work for others. The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live in the produce of the forest. It was below the dignity of a Baga टू बिकम अ लेबर. तो क्या होता है कि जहाँ से जो फॉरेस्ट है उनकी सप्लाई आती थी और जो ग्रेन यानी कि फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन यानी कि ये जो लोग हैं ये सब लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ठीक है तो इनको ये खाने पीने की ये सारा इंतज़ाम कैसे होता होगा जैसे कि ये फॉरेस्ट में रहता है तो इनको चावल राइस कैसे मिलता होगा और गेहूं हो गया ये सब कैसे मिलता होगा ये भी तो खाते होंगे ये सब तो कैसे मिलता होगा. At times they exchange goods getting what they need in return for their valuable forest produce. तो ये क्या करते थे ये एक्सचेंज कर देते थे फूड के मतलब फूड को यानी कि ये एक फूड के बदले दूसरे फूड दे देते थे यानी कि इनकी बार्टर सिस्टम चलता था एक टाइप से क्या बार्टर सिस्टम एक चीज़ दी एक चीज़ ले ली मतलब कि जैसे उनको लेना हुआ राइस तो उन्होंने अपना कोई वैल्यूएबल जो उन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस करा होगा फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस करा होगा बहुत वैल्यूएबल चीज़ तो वो उसके बदले दे देंगे उसे और जो ग्रेन हो गया या राइस हो गया वो ले लेंगे. At other times they bought goods with the small amount of funding they had. फिर कभी कभी क्या होता था कि वो उसे लेते नहीं थे ऐसे एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ नहीं लेते थे वो खरीद लेते थे जो भी वो उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी काम करके. Some of them did odd jobs in the village carrying loads or building roads while others labored in the field of peasants and farmers. और कुछ देखो तो जो खोन्स टाइप के लोग थे उनका मेन काम क्या था वो मेन मतलब कि उनकी मेन जॉब क्या थी उनका मेन जॉब यही थी कि वो जंगल में रहेंगे और जंगल में रहने के बाद जो फॉरेस्ट है उसका कुछ प्रोड्यूस करते रहेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही अपना काम कर चलाएंगे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट में बेच देंगे तो ये काम उनका क्या फॉरेस्ट से रिलेटेड. लेकिन इन्हीं के कुछ लोगों ने मतलब कि खोन्स ट्राइब के लोगों ने अलग अलग जॉब्स भी करी जैसे कि गांव में चले गए गांव में जो लोड्स होता है वो भार को लोड कैरिंग कर रहे हैं या रोड बन रही है तो रोड को बना रहे हैं और कुछ लेबर बन गए फील्ड में जो पीजेंट्स और फार्मर यानी जो किसान लोग हैं उनकी फील्ड में लेबर बन गए कि इनको वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wandered around in search of work
एज लेबर्स। तो जैसे जो सप्लाई होती फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो कम होने लगी, तो जो ट्राइबल पीपल थे वो क्या, वो इंक्रीजिंग वेंडर होने लगे कि उनके आसपास कोई वर्क तो नहीं है लेबर का, एकदम सर्च करने लगे कि वर्क मिल जाए लेबर का। लेकिन बहुत सारे जो थे उनको क्या, जो बट मैनी ऑफ देम लाइक द बाइगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। जो और भी कम्युनिटी के लोग थे जैसे बैगास हो गए, तो ये बैगास सेंट्रल इंडिया में रहते थे। तो ये बैगास, बंजारा, गोंड्स, यानी ये बैगास क्या एक ट्राइबल ही है। तो जैसे ट्राइबल हो गया, गोंड्स हो गई, बंजारा हो गए, वैसे क्या एक बैगास भी होती है। तो जो बैगास के लोग हैं ये सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। तो ये जो बैगास के लोग हैं इनको क्या, ये इनकी शान के खिलाफ था। मतलब कि ये कहते थे हम ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे दूसरे की फील्ड में जाकर, हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे। और ये जो बैगास है वो अपने आप को एक ऐसा आदमी मानते थे, ऐसे लोग मानते थे कि ये फॉरेस्ट से जुड़े लोग हैं, और ये सिर्फ फॉरेस्ट से ही, जो प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो बैगास है वो अपने आप को एक जंगल से जुड़े आदमी मानते थे। और ये कहते थे कि हमें उसी में सरवाइव करना जो हम फॉरेस्ट से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर क्या कहते हैं, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगास टू बिकम अ लेबर और लेबरर। तो जो बैगास लोग हैं वो कहते हैं यार हमारी भी कोई डिग्निटी है, कोई इज्जत है यार, इज्जत ये तो, और इज्जत हो करके, इतनी डिग्निटी हो करके क्या लेबरर का काम थोड़ी ना करेंगे। बैगास ने कहा नहीं, लेबरर थोड़ी ना करेंगे, ये हमारी डिग्निटी, हमारी शान के खिलाफ है। तो इन्होंने नहीं करा। फिर बाकी जो थे थोड़े दिमागदार कह रहे थे कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कुछ हो नहीं पा रहा, करना तो पड़ेगा, वो लोगों ने कर लिया। लेकिन बैगास अपने में नहीं भाई, क्यों करे यार, डिग्निटी शान के खिलाफ है, मत करो। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced with the locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charge on the loans was usually very high. So, for the tribal market and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsider, and the often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsider and the कॉज ऑफ देयर माइस्ट्री। तो क्या कहते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको क्या बाय और सेल की भी क्या ज़रूरत थी, ताकि ये सब क्या, जितना भी सामान है ये सब उनको मिल सके, और जो गुड है जो ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कहाँ, अपने लोकेलिटी में। मतलब कि जो ट्राइबल ग्रुप्स often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced with the locality। अब देखो जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग अपने जंगल में जो उगा लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं उगा पाते तो उनके लिए वो भी तो चाहिए। जैसे वो चावल नहीं उगा पाते तो चावल भी तो ज़रूरी है, वरना खाएंगे क्या। समझ लीजिए ग्रेन नहीं उगा नहीं पाते, तो अब ग्रेन नहीं उगा पाएंगे तो वो भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या बाई और सेल का इस्तेमाल करते थे, यानी खरीद लेना या बेच देना। तो ऐसे क्या वो खरीद लेते थे, बाय एंड सेल का ऑर्डर लाइक किसके लिए, जो फूड उनकी लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होता उसके लिए बाय और सेल का भी ऑर्डर ये लोग लेकर आए। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स। तो इससे क्या होता है कि जैसे वो बाय एंड सेल का लाए ऑर्डर, तो इससे क्या होता है कि जो उनकी डिपेंडेंस थी वो किसके ऊपर चली गई थी, ट्रेडर्स और मनी लैंडर और ट्रेडर्स के ऊपर इन ट्राइबल्स की डिपेंडेंसी जो है वो आ गई थी। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। तो फिर जो ट्रेडर्स थे वो उनके पास आए
उनको जो भी चीज़ सेल की लायक थी वो दी, और जो कुछ भी जो भी उनको सोल्ड करा, जो भी बेचा, वो जितना भी सामान उन्हें बेचा वो काफ़ी हाई प्राइस में बेचा। मनी लैंडर गेव लोन्स विद विच the tribals met their cash needs adding to what they earned। और जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने उनको लोन दिया ट्राइबल्स लोगों को, ताकि वो अपने एक्सपेंस अपने खर्चे से मीट कर सके, और जो उनको कैश की नीड है उससे मतलब कि जो कैश है वो उनको मिल सके जितनी उनकी ज़रूरत है, और उसको एडिंग उसमें थोड़ा और लगा करके वो बाकी उनमें वापस दे देंगे। ऐसा देखो, जो मनी लैंडर्स है उन्होंने उनको बताया, देखो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम पैसा का इस्तेमाल करना, जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे तुम्हारे कई सारे जैसे तुम्हें ग्रेन खरीदना हो, वीट खरीदना हो, चावल गेहूँ, तो ये जैसे महंगा मिल रहा है तो हमसे लोन ले लो, हम तुम्हें लोन दे देंगे, तुम जाना बाहर खरीद लेना, और उसके बाद जो पैसा है उसमें थोड़ा बहुत लगा करके पैसा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत दे करके वो सारा पैसा तुम्हें बाद में वापस कर देना जब तुम्हारे पास हो। तो ऐसे मनी लेंडर्स ने उनको क्या सिखाया। तो जो ट्राइबल्स लोग थे वो उनसे क्या पैसा लेने लगे। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वॉज यूजुअली वेरी हाई, so for the tribals market and commerce often meant debt and poverty। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि जो ट्राइबल्स थे वो तो मनी लेंडर्स की बात मान गया कि पैसा थोड़ा सा ऐड करके वापस दे देंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि जो वो इंटरेस्ट होता है, जो पैसों में जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, यानी बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्राइबल्स मार्केट है वो सब कहाँ, वो मनी लैंडर्स की कर्जे में पूरे डूब गए, वो सब के सब पूरे कर्जे में डूब गए। और इसलिए क्या होता है कि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो बाहर के ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स को क्या, एक ऐसा एविल आउटसाइडर मतलब कि बाहर का लोग, बाहर के जो हमारे यहाँ के नहीं है। जैसे ट्राइबल्स लोग जंगल में रहते हैं तो उनके लिए आउटसाइडर सिटी के लोग हो गए, जो जंगल में नहीं रहते उनके जंगल के बात वो क्या है आउटसाइडर। एविल मतलब काफ़ी खतरनाक गंदे। तो ये खतरनाक और गंदे जो है ये बेकार एविल आउटसाइडर, ये कौन थे, मनी लैंडर एंड ट्रेडर। किसके लिए ये थे, ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए। अब एविल तो हो गया। अब आउटसाइडर का हम लोगों ने पिछले वीडियो में मतलब समझा था कि डाइकूस, तो डाइकूस को इस्तेमाल करते थे किसके लिए, आउटसाइडर के लिए। और यहाँ पे वो रखा डाइकूस का मतलब ब्रिटिशर्स, इसलिए यहाँ पे एविल आउटसाइडर लिखा, नहीं तो हम लोग एविल डाइकूस भी लिख सकते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम हर्डेड एनिमल, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रदेश शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डाइकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सम हर्डेड एनिमल्स के पहले वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को सम हर्डेड एनिमल स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Many tribal groups lived by herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherd, and the Bakarwal of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो सब क्या हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स के ही ऊपर क्या अपना जीवन यापन करते थे।
और उनमें से कई सारे पैस्टोरलिस्ट थे जो कि हर्ड के साथ ही मूव करा करते थे। उनमें हर्ड में होती थी कई सारी कैटल, कई सारी शीप, जो भी अकॉर्डिंगली उनका सीजन होता था उसके हिसाब से ये लोग करते थे। और जब भी ग्रास जो होती थी, घास, वो ज़मीन से एग्जॉस्ट हो जाती थी, वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। तो इन्हीं साथ जो वन गुज्जर जो कि पंजाब हिल्स में रहते थे और जो लवादिस जो कि आंध्र प्रदेश में रहते थे, वो सब क्या कैटल हर्डर्स थे। और जो गद्दीस थे कुल्लू के, वो सब क्या शेफर्ड थे। और जो बकरवाल्स थे, जैसे आप लोग नाम सुन रहे बकर यानी बकरी, तो बकरी मतलब गोट, तो जो बकरवाल्स थे कश्मीर के थे जो कि गोट्स को क्या रियर करते थे, जो कि गोट्स को पालते थे। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट ईयर अपनी हिस्ट्री बुक में डिटेल में समझेंगे। तो ये तो टॉपिक छोटा सा था जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and others followers. Powerful men often rented out their land instead of it cultivating it themselves। तो क्या कहा जा रहा है कि इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन अ ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन, यानी कि 19th सेंचुरी शुरू होते होते कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो सब क्या सेटल होना शुरू हो गए थे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन प्लेस ऑफ ईयर आफ्टर ईयर, और सेटल होकर के कल्टिवेशन भी कर रहे थे, वो भी खुद की फील्ड में। यानी कि वो लोग 19th सेंचुरी तक सेटल होने लगे और 19th सेंचुरी में ही अपनी फील्ड में कल्टीवेशन भी करने लगे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो लोग हैं वो 19th सेंचुरी तक ट्राइबल ग्रुप जो भी थे वो सब क्या सेटल हो गए, मतलब कि वो सेटल हो गए और अपनी फील्ड में ही क्या कल्टीवेशन करने लगे और कल्टीवेशन करने लगे। अभी तो अपनी फील्ड में और अपने घर में रह रहे, और पहले क्या करते थे, पहले ये लोग क्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे। तो क्या ये कहने का ये मतलब है कि अब ये लोग अपने घर में रहने लगे हैं और अपने खुद की फील्ड में कल्टीवेशन करने लगे, जबकि पहले क्या ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते थे, मूव करते रहते थे। दे began to use the plow as gradually got rights over the land they lived on, यानी कि इन सबको क्या इन्होंने प्लो का यूज करना शुरू कर दिया और इनको क्या राइट्स भी मिल गए थे अपनी लैंड की, जिस लैंड में ये लोग रहते थे। इन मैनी केसेस अनलाइक मुंडास ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल। और जो कुछ केसेस थे जैसे मुंडास के साथ जो कि छोटा नागपुर में रहते थे, वहाँ क्या होता था जितना भी क्लैन है वो सब क्या वो पूरे होल का ही हो जाता था क्या क्लैन। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट cleared the land, therefore all of them had right on the land। तो क्या कहा जाता है कि जितने भी मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स को क्या मिलता था, मतलब कि जो सारे मेंबर्स थे उनमें से जो फर्स्ट क्लैन होता था उसी को क्या ये सारी डिसेंडेंट जो है वो सब मिल जाती थी, उसी को सारी लैंड क्लियर हो जाते थे। इसलिए क्या होता था कि जितने भी हैं उन सबका राइट हो जाता था लैंड में। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। Some became chiefs and other followers. Powerful men often rented out their
लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट themselves। और उसमें क्या कह रहे हैं कि जो कुछ शेफ्स थे वो सब क्या, जो कुछ पावरफुल मैन थे उन्होंने भी क्या लैंड को रेंट लिया और उसे कल्टीवेट करना खुद ही से चालू कर दिया। British officials saw British officers saw settled tribal groups like the Gonds and the Santhals as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने देखा कि ये जो किनको देखा, सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप को देखा, जैसे गोंड्स हो गया, संथाल्स हो गए, तो इनको देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज हो गए हैं। और जबकि हंटर गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये सब इतने सिविलाइज नहीं हुए हैं, और ये सब क्या अब भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं और क्या एक वाइल्ड और सैवेज लाइफ को जी रहे हैं। तो इनको क्या सेटल्ड होने के लिए इनको ज़रूरत है, और सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड होने की इन्हें क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। तो क्या कहा जा रहा है कि जो जिंदगी थी ट्राइबल्स ग्रुप की वो चेंज हो जाती है ब्रिटिश रूल की वजह से। तो चलो देखते हैं क्या क्या चेंज आते हैं। What happened to tribal chiefs, यानी कि जो ट्राइबल के जो चीफ हैं उनका क्या हाल होता है। Before the arrival of the British in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoy a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own policies and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the function and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of village and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. तो क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने से पहले कई सारे एरिया में जो ट्राइबल चीफ हैं उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीपल माना जाता है, इम्पोर्टेंट आदमी माना जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। क्या होता था, और महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे, और साथ में वो सब क्या, वो जो ट्राइबल की इकोनॉमिक पावर है और अपने जो राइट है इनका क्या इस्तेमाल करते थे, खूब इंजॉय करते थे इसका, और अपनी पूरी और इनका राइट था कि ये अपनी पूरी टेरिटरी को एडमिनिस्टर और कंट्रोल कर सकते हैं। और कई सारी प्लेस में ये लोग क्या अपनी पॉलिसी और अपना पॉलिसी चलाते थे, मतलब कई सारी जगहों में अपनी पॉलिसी भी डालते थे, डिसाइड करते थे कि कौन कौन सा लोकल रूल्स बनना चाहिए लैंड के लिए और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मगर जैसे ब्रिटिश रूल आता तो जो फंक्शन और पावर थी ट्राइबल चीफ्स की वो क्या पूरी चेंज हो जाती है। क्या अब उनको अलाउ था कि वो क्या अपने लैंड क्लस्टर को क्या बचा के रखे और रेंट आउट करे, रेंट दे, और उसे क्या बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फोर्स टू लॉ मेड। अब उनको क्या कहते थे कि चीफ, जो ट्राइबल चीफ थे उनको कहते थे, उनको फोर्स करते थे कि जो कंपनी के जो कहते हैं कंपनी के रूल हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया उन्हें क्या फॉलो करना है। और उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है वो खो दी, जितना भी इंजॉय करते थे वो सब चला गया। अब वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को भी फिल करने के लिए अनेबल हैं। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो चलिए ऐसे भी स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश
were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivator. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अनकंफर्टेबल थे किसके साथ, उन ट्राइबल ग्रुप के साथ जो कि मूव करते थे इस जगह से दूसरी जगह, और उनके पास कोई भी फिक्स्ड होम नहीं था, और वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप है जो कि घूमता ही रहता है, ये क्या एक सेटल peasants cultivator बन जाए. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. So they introduced land settlement, that is, they measure the land, defined the right of each individual of that land, and fix the revenue demanded for the state. Some peasants were declared landowners, other tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. तो क्या कहा जा रहा है कि जो सेटल्ड पीजेंट्स थे, ये क्या जो कंपनी थी इन मूविंग कल्टीवेटर्स को सेटल्ड पीजेंट कल्टीवेटर्स क्यों बनाना चाहती थी? वो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि जो सेटल्ड पीजेंट कल्टीवेटर्स होते हैं उनको कंट्रोल और एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है अगर हम लोग मूविंग पीपल से कंपैरिजन करें तो। और क्या होता था कि ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि कंपनी को क्या बहुत सारा ब्रिटिशर्स को बहुत सारा क्या रेवेन्यू भी चाहिए था, और रेवेन्यू के लिए क्या अब देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि मेरे घर में सब लोग मुझे 5 रुपए हर दिन देंगे। अब आपके घर में 2 ही लोग हैं तो आपके पास कितना, आपके घर में 2 लोग हैं, एक है मम्मी एक है पापा, तो मम्मी पापा 5-5 देंगी तो 10 ही रुपये होगा। और वही अगर आपके घर में 4 लोग हुए और वो ये सब 5-5 रुपये देंगे तो आपके पास 20 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसी बात, तो अगर आपके पास 4 लोग ना होकर के 10 लोग 20 लोग 50 लोग हो तब तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ही तो जो कंपनी है उनको क्या रेंट लेना था, जैसे एक स्टेट हो गया तो एक स्टेट में क्या उनको रेंट लेना था, तो उसमें क्या होता था कि जो जितने भी पीपल्स थे वो सब इधर से उधर चले जाते थे तो लोग कम पड़ जाते थे, लेकिन जो रेट है वो तो फिक्स है, और जो रेट फिक्स है तो वो लेकिन लोग कम हैं तो पैसा ज़्यादा नहीं पहुंच पाता था। इसलिए क्या तो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए भी वो लोग क्या मना करते थे, रोकते थे उनको यहाँ से वहाँ मूव करने में। और क्या था कि सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड अदर्स टेनेंट्स, यानी कि मतलब कि जो पीजेंट्स थे इन सबको क्या लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया था और टेनेंट्स डिक्लेयर कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ ही रखा कि जो टेनेंट्स थे वो रेंट कलेक्ट करते थे किनसे, पीजेंट से, और जो उन्हीं रेंट को कन्वर्ट कर देते थे टर्न कर देते थे किसमें, रेवेन्यू में, और उसको रेवेन्यू दे देते थे किसको, स्टेट को। The British effort to the settled Jhum cultivators was not very successful. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered since their field did not produce good yields. So the Jhum cultivators in the northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. तो क्या कहा जाता है कि जो एफर्ट्स थे सेटल्ड झूम कल्टीवेटर्स के साथ ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट थे झूम कल्टीवेटर के साथ वो क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब कि हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा, वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी उन एरिया में जहाँ पे जो वाटर है वो स्केयर है और जो सॉइल है वो पूरी सूखी हुई ड्राई हुई है। इनफैक्ट जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको क्या प्लो
प्लो चाहिए होता है कल्टीवेशन करने के लिए, सफ़र मतलब कि उनको लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी प्लो बनाने के लिए, और ये सब मना था। और सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड ईल्ड, और इसी के साथ जो उनकी फील्ड थी वो गुड ईल्ड, अच्छी ईल्ड भी नहीं प्रोड्यूस कर पाती थी। इसलिए जो जूम कल्टीवेटर्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने क्या कंटिन्यू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उन्होंने खेती छोड़ के कुछ और कंटिन्यू करा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना, फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और साथ ही में जो बहुत ही ज़्यादा वाइड यानी वाइड स्प्रेड जल्दी से फैलने वाले प्रोटेस्ट का भी फेस करा। और ब्रिटिश जो थी वो अल्टीमेटली उनको अलाउ कर रही थी राइट, ताकि शिफ्टी कल्टीवेशन जो है वो उन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि the British had ultimately allowed them the right to carry on shifting cultivation in parts of the forest। और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको अलाउ कर रहे थे, राइट दे रहे थे, ताकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फॉरेस्ट के पार्ट में भी कर सके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परदेवेश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. Some forests were classified as reserved forests, for they produced timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely. Practice jhum cultivation, collect fruits or hunt animal. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work as livelihood. But once of the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap laborers. तो फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है कि जो लाइफ थी ट्राइबल ग्रुप्स की, एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्राइबल्स ग्रुप की जो लाइफ थी वो डायरेक्टली किससे, फॉरेस्ट से कनेक्ट थी। सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉज एंड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ, यानी कि जो लाइफ है वो तो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है ट्राइबल्स लोगों की। तो यानी अगर कोई सा भी चेंज अगर फॉरेस्ट के लॉज में लाया जाएगा तो वो इनडायरेक्टली ट्राइबल्स की लाइफ में भी इफेक्ट करेगा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा कि जो फॉरेस्ट है उसको पूरा का पूरा अपने अंडर कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, और ये डिक्लेयर करा कि जो फॉरेस्ट है ये स्टेट प्रॉपर्टी, यानी ये फॉरेस्ट किसी अलग नहीं है, ये जैसे कि एक स्टेट है हमारा यूपी, तो यूपी का जो फॉरेस्ट है, यूपी में जितने भी फॉरेस्ट है तो वो सारे फॉरेस्ट यूपी की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है।
तो उनको क्या स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिश वांटेड, और उन्होंने कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाइड करा रिजर्व फॉरेस्ट के लिए जिसमें वो प्रोड्यूस करते थे टिम्बर्स जो कि ब्रिटिशर्स की वांट होती थी। इन दीज फॉरेस्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्टेड फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। और इन सारे फॉरेस्ट में जो लोग थे उनको फ्रीली मूव करना मना था, झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करना मना था, फ्रूट्स कलेक्ट करना मना था, एनिमल्स का शिकार करना मना था। हाउ आर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ कंडीशन situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work as एंड लाइवलीहुड। तो अब ये सब होगा, ये झूम कल्टीवेशन बंद कर दी जाएगी, तो जो झूम कल्टीवेटर्स थे अब उनको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा, अब उन्हें इस सिचुएशन में, अब वो इस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो लोग को क्या फोर्स करा गया कि तुम अलग अलग एरिया में जाओ और वहाँ जा करके काम ढूंढो। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को, ट्राइब्स को फॉरेस्ट में रहने से मना करा, तो उन्होंने क्या बहुत सारी क्या प्रॉब्लम को फेस करा। From where would the forest department gets its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? तो क्या कहा कि जैसे उन ट्राइबल्स लोगों को मना करा, तो उन्होंने क्या देखा कि अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अब उनको लेबर कहाँ से मिलेंगे, तो जो जितने भी लेबर उनको मिलते थे वो सब ये झूम कल्टीवेटर्स या ट्राइब के लोग मिलते थे। लेकिन अब वो लोग तो वहाँ से चली गई, तो अब उनको लेबर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो ट्रीज नहीं कट कर पाते। और ट्रीज कट करने की वजह क्या थी कि वो रेलवे स्लीपर्स, यानी कि आप लोगों ने ट्रेन की पटरियां तो देखी होंगी, रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक के बीच में क्या ऐसे एक वुडन प्लैंक लगता है, तो उसी को हम लोग क्या स्लीपर्स भी कहते हैं। तो वुडन प्लैंक कई जगह वो सीमेंट का भी लगता है और कई जगह वो लकड़ी का लगता है। तो जो लकड़ी का है वो उसे क्या स्लीपर्स कहते हैं। कहीं लकड़ी के स्लीपर्स लगते हैं तो कहीं सीमेंट के स्लीपर्स लगते हैं। तो लकड़ी के स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी, लकड़ी पेड़ से मिलती है, तो पेड़ काटने के लिए मिलता नहीं कोई लेबर, इसलिए ये भी दिक्कत है। और ट्रांसपोर्ट लॉग्स, तो ये कई सारे लॉग होते थे पेड़ के, उनको क्या ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या दिक्कत आती थी, क्योंकि लेबर नहीं मिल रहे थे, लेबर की शॉर्टेज हो गई, तो ये सारे काम नहीं हो पा रहे थे। Colonial officials come with a solution. They decide that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those lived villages would to provide labor forest department and look after the forest। तो क्या कहा कि जो colonial officials यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या एक सॉल्यूशन दिया, उनको एक आइडिया दे, सॉल्यूशन दिया कि उन्होंने डिसाइड करा कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उनको छोटा सा लैंड दे देते हैं, छोटा सा पीस ऑफ लैंड, जिसमें वो लोग अपनी स्लैश एंड बर्न अपनी कल्टीवेशन करेंगे और जो फॉरेस्ट की कंडीशन उनका पालन करेंगे। बाकी जो लेबर का काम है वो सारा वो लोग वहीं पे फॉरेस्ट में रह करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको फॉरेस्ट विलेजेस के लिए एक रेगुलर सस्ते लेबर मिल गए थे। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या रिएक्ट करा। अब देखो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पहले तो उनको जंगल से निकाल दिया, तो उनको काफ़ी बुरा लगा, इतना बड़ा जंगल था, वो पूरा घूमते थे फ्रीली, उनको क्या जंगल ही से निकाल दिया। फिर उसके बाद जब जंगल बुलाया
तो कितना छोटा सा लैंड दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो खुश हो रहे थे कि हमने इनको चलो बुलाया तो ये लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले वो पूरे जंगल में घूमते थे, अब क्या उनको स्मॉल पैचेस दे दिया लैंड का, छोटा सा पीस दे दिया लैंड का, इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो वापस आए और आने के बाद उनको कई सारे लॉ बताए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इन्होंने क्या डिसऑबे करा उनके लॉ को। अब और उन लॉज को क्या इलीगल डिक्लेयर करवाया, ठीक। और ये सब अब वो तो नहीं कर सकते थे, ये तो सारा कंपनी का काम था क्या चीज़ें लीगल करानी, क्या चीज़ नहीं करवानी है। तो उनकी वजह, तो इस सब की वजह से क्या एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। कौन सा? सोनग्राम संगमा इन 1906। सोनग्राम संगमा 1906 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। और उसके बाद एक फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में एक सत्याग्रह का नाम का भी क्या एक आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? सेंट्रल प्रोविंसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, waiting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk growers in the 18th century. Indian silk was in demand in Europe markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. Hazaribagh in present-day Jharkhand was an area where the Santals reared cocoons. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid rupees 3 to rupees 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middlemen, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their मेन एनिमीज। तो क्या होता था कि 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे उन्होंने क्या जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को ऐसा पाया कि वो फॉरेस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं और कैश लोन देना चाह रहे हैं कि और बोला चाह रहे हैं कि हमारे वेजेस के लिए काम भी करो। तो जो ट्राइबल्स ग्रुप्स है वो समझ पाते इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज या इन सब चीज़ों के रिजल्ट। उससे पहले क्या हुआ कि हम लोगों को एक केस लेते हैं। कौन सा? सिल्क ग्रोवर्स का। तो इनमें क्या होता है ना, 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क थी उसकी क्या बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पे? यूरोप मार्केट्स में। और जो फाइन क्वालिटी का जो इंडियन सिल्क था वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू में था और इससे क्या और ये इंक्रीज कर रहा था दर बदर बहुत तेज रैपिडली। और जो मार्केट थी वो एक्सपैंड हुई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन को इंकरेज करा कि इसकी डिमांड बढ़ा दी जाए। हजारीबाग यानी कि झारखंड में क्या एक एरिया कहाँ पे? संथाल, जहाँ पे जो ककून्स हैं उनकी रियरिंग होती है। तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सिल्क प्रोड्यूसर से डीलिंग करी, कहा कि उनका एक एजेंट होगा जो उनको लोन देगा ट्राइबल्स पीपल को और उसके बदले वो लोग क्या ककून्स को कलेक्ट करेंगे। और जो ग्रोवर्स थे वो हर 1,000 ककून के लिए 3 से 4 रुपए देते थे 1,000 ककून के लिए और इनको बुर्दवान या गया से क्या एक्सपोर्ट करा देते थे। और जब एक्सपोर्ट होके जब ये बिकता था तो जो 3 या 4 रुपए हैं इनके 5 गुना बढ़ के क्या ये वहाँ पे बिकता था। और जो मिडल मैन थे उनको इससे ज़्यादा पैसा मिलता था क्योंकि वो डील्स को अरेंज कराते थे एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच में और इसी वजह से ये लोग क्या बहुत ह्यूज प्रॉफिट बना पाते थे। लेकिन जो सिल्क ग्रोवर्स थे वो बहुत ही कम कमा पाते थे। क्यों?
उनकी बहुत ही कम उनको प्रॉफिट होता था, बहुत ही कम अर्न भी कर पाते थे। और साथ ही में जो ट्राइबल्स ग्रुप थे उन्होंने मार्केट को देखा तो उन्होंने ट्रेडर्स को अपना मेन एनिमी मान लिया कि बहुत बड़ा हमारा एनिमी है, ये सही आदमी नहीं है। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सर्च फॉर वर्क। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए। द plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work at the tea plantation of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. तो क्या कहा जा रहा है कि अब जब उन्होंने क्या, अब वो लोग जंगल से जब निकलेंगे तो जो वर्क है उसको सर्च करेंगे, काम सर्च करेंगे, तो उनको क्या एक माइनिंग का काम मिला। तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनको क्या बोला, वो अपने घर से बहुत दूर आते थे, बहुत दूर आ गए थे काम ढूंढने, ठीक है। तो उनको लेट 19th सेंचुरी में क्या टी प्लांटेशन और माइनिंग का काम क्या मिलने लगा। और जो टी प्लांटेशन और माइनिंग है ये लेट 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी बन गई थी। तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनको क्या एक लार्ज नंबर, मतलब कि जो ट्राइबल्स लोग थे उनमें बहुत सारे लोग टी प्लांटेशन असम और कोल माइंस ऑफ झारखंड, यानी कि असम में टी प्लांटेशन में लग गए और झारखंड में कोल माइनिंग में जाकर के वो लग गए। और उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू उनको नौकरी मिलती थी और उन्हें रोका जाता था कि वो अपने घर वापस ना लौट पाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक। तो उससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल डाइकोस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिरसा मुंडा के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को बिरसा मुंडा स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute, and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdars, leaders of the community, urging the peoples to revolt. They talk a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Daikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as a descendants of the original settlers of the region fighting of their land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of need to win back their kingdom। तो क्या होता है कि एक नाम होता है, मतलब कि एक बच्चा होता है बिरसा, जो कि 1870 में, यानी कि जो बिरसा मुंडा है वो 1870 में क्या पैदा होते हैं। जो बिरसा मुंडा जो हैं उनके जो फादर है वो काफ़ी गरीब होते हैं। वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट पे घूमते हैं और फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा के फॉरेस्ट पे इधर उधर घूमते हैं, ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट्स। और जो बिरसा है वो जो शीप हैं, भेड़ है, उनको चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं और अपने लोकल अखाड़ा में डांस भी करते हैं। और उनके पापा को क्या फोर्स करा जाता था पॉवर्टी के द्वारा कि उन्हें प्लेस टू प्लेस मूव करना है और कोई वर्क ढूंढना है। और एज एन एडोलेसेंट बिरसा
ने बहुत सारी मुंडा अपराइजिंग की कहानी सुनी है सिरदार से। सिरदार मतलब कि लीडर से, कम्युनिटी के लीडर से, कि उन्होंने कितने कितने रिवॉल्ट लड़े। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि जो गोल्डन एज है मुंडास का वो तब था जब हम लोग फ्री थे, क्या, ऑपरेशन ऑफ डाइकूज। डाइकूज मतलब आउटसाइडर के ऑपरेशन से हम लोग क्या बिल्कुल फ्री थे। और उन्होंने कहा कि ये टाइम फिर से ला सकता है और यही टाइम क्या कम्युनिटी के लिए बिल्कुल राइट टाइम था और इस टाइम को हम लोग फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। वो लोग अपने आप को एक डिसेंडेंट ओरिजिनल सेटलर समझते थे रीजन का, कि वो फाइट करके फाइट ऑफ देयर लैंड मतलब कि मुल्क की लड़ाई उन पीपल को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अपना जो किंगडम है उसको फिर से स्टैब्लिश करने का टाइम आ गया है। बिरसा वेंट Birsa went to local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they become good Christian and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of prominent Vaishnav preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. तो क्या कहा जाता है कि जो बिरसा है, बिरसा मुंडा, वो बिरसा जो है वो मिशनरी स्कूल में जाते थे। मिशनरी स्कूल वो होते थे जो कि क्रिश्चियन के स्कूल होते हैं, उनको मिशनरी स्कूल कहते हैं। तो जो क्रिश्चियन के जो स्कूल होते हैं वो मिशनरी स्कूल कहते हैं। तो वो मिशनरी स्कूल में जाते थे और जो सरमन्स होते थे मिशनरी के, उनकी बातें सुनते थे। और वो कहते थे कि इनके अपना जो तुम्हारा मुंडास का जो पुराना किंगडम है उसको फिर से ला सकते हैं। जो तुम्हारा पुराना किंगडम है हेवन का, स्वर्ग का जो किंगडम है उसे तुम लोग फिर से ला सकते हो। अपने जो राइट्स उनको फिर से रीगेन कर सकते हो। उसमें क्या है कि उस पर खाली एक ही पॉसिबल वे है कि तुम लोग एक गुड क्रिश्चियन यानी एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ और अपनी जो गंदी हरकतें वो सब छोड़ दो। और जो बिरसा है वो बाद में अपना कुछ टाइम जो कंपनी अपना जो कुछ टाइम है वो क्या वैष्णव प्रीचर के साथ भी क्या शेयर करते थे, वहाँ भी जाते थे, ठीक है, स्पेंड करते थे। ही वॉज द सैक्रेड यानी कि उन्होंने क्या एक सैक्रेड वैल्यू रख ली कि हर सबकी इम्पोर्टेंस, सबकी प्योरिटी और सबकी पाइटी समझने लगे थे। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed to reform tribal society. He urged Mundas to give up drinking liquor, like you clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside force that were ruining the Munda way of life. तो क्या कहते हैं कि जो बिरसा है वो बहुत ही ज़्यादा डीप इन्फ्लुएंस थे कई सारे आइडियोज से। जब वो अपनी उम्र में मतलब कि वो अब जब उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनका जो मूवमेंट था उसका एम यही था कि जो उनकी ट्राइबल सोसाइटी है उसको क्या रिफॉर्म कर सके। और उन्होंने अर्ज करा कि जो मुंडाज है उनको अर्ज करा, उनको कहा कि आप लोगों को जो ड्रिंकिंग लाइक्वर है, एक टाइप की ड्रिंक होती है, उसको क्या गिव अप कर दो, उसे छोड़ दो। क्लीन देयर विलेज, अपना विलेज साफ करा करो। और विच क्राफ्ट और सॉर्सरी में बिलीव करना, अंधविश्वास में बिलीव करना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। और जो बिरसा है उन्होंने कहा कि जो मिशनरी और जो हिंदू हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड है, वो क्या टर्न अगेंस्ट मिशनरी यानी कि इनकी वजह से क्या उन लोगों को मिशनरी जाना पड़ रहा है, यानी कि इनको क्या अपना अलग समझते थे। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रूइनिंग द मुंडा। और कहते थे कि जो हिंदू हैं और जो मिशनरीज हैं ये सब एक आउटसाइड फोर्स है जो कि मुंडास की जो लाइफ है उन्हें क्या उन मुंडास की लाइफ को क्या खराब कर रहे हैं, उनको क्या रूइन कर रहे हैं। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर टू रिकवर their glorious past. He told a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn
their living. They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. तो क्या कहा कि इन 1895 में जो बिरसा है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि अगर हम लोगों को अपना पुराना ग्लोरियस पास को अगर लाना है, हम लोगों को अपना पुराना ग्लोरियस पास जो है उसे वापस लाना है। उन्होंने कहा कि जो हमारा गोल्डन एज है, जिसे हम लोग सतयुग भी कहते थे, एज ऑफ ट्रुथ, उसमें जो मुंडाज है वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे होते थे। उनके पास कंस्ट्रक्टेड एम्बैकमेंट होता था, नेचुरल स्प्रिंग, वो टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग होता था, प्लांटेड ट्रीज होते थे, ऑर्चार्ड्स होते थे, और वो लोग अपनी खुद की लैंड में कल्टीवेशन करके खुद की अर्निंग करते थे। वो अपने ब्रेदन को कभी नहीं किल करते थे, अपने रिलेटिव्स को कभी किल नहीं करते थे, और दे लिव्ड ऑनेस्टली, और वो सब लोग क्या ऑनेस्टी के साथ रहते थे। और बिरसा ये भी चाहते थे कि जो सारे लोग हैं वो सब दूसरे फील्ड में जा कर के ना, उनको वो लोग अपने ही फील्ड में अपनी कल्टीवेशन करें, अपनी ही फील्ड को क्या अपनी फील्ड को सेटल डाउन होकर कल्टीवेट करें। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the मिस्ट्री ऑफ पुंडा वर सफरिंग। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोट ऑफ द पॉलिटिकल एम ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनमें से बहुत सारे मोस्ट वो जो पॉलिटिकल एम थे बिरसा के, वो उनको क्या अफेक्ट करे, बहुत परेशानी में डाल लेते। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, एंड द गवर्नमेंट सेट अप अ मुंडा राज विद एंड इट्स हेड। तो यानी कि जो बिरसा मुंडा थे क्या मिशनरी स्कूल, मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को मिला करके गवर्नमेंट के साथ एक मुंडा राज को क्या सेट कर रहे थे, जिसमें जो बिरसा है और उनके हेड्स ये सब काम कर रहे थे। और जो मुंडा है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये सारी जो फोर्स है उनकी वजह से काफ़ी सारी मिस्ट्री की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से मुंडास काफ़ी मिस्ट्री से सफरिंग कर रहे थे। The land policy of British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting, and jailed him for 2 years. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Daikus, and the Europeans, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Daiku and European power. They attacked police station and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. However, the movement was significant and, in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Daikus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. तो क्या कहा जा रहा है कि जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो सब क्या उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को क्या डिस्ट्रॉय कर रही थी,
और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स है वो सब क्या उनसे लैंड लिए जा रहे थे, और जो मिशनरीज है वो उनको क्रिटिसाइज कर रही थी और बोल रही थी कि अपना, वो पहले हम लोगों ने पढ़ दिया कि मिशनरी स्कूल बोल रही थी कि अगर आपको अपना ग्लोरियस पास्ट वापस लाना है तो आप लोग क्रिश्चियन बन जाओ, गुड क्रिश्चियन। तो सब ट्रेडिशनल कल्चर को वो लोग क्रिटिसाइजिंग कर रही थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, दे अरेस्टेड बिरसा। यानी कि जैसे ये सारा मूवमेंट बढ़ने लगा तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ एक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्ट के तौर पे उन्होंने बिरसा को 1895 में क्या अरेस्ट कर लिया और चार्जेस दिया कि राइटोरिंग एंड जेल हिम फॉर 2 years, 2 साल के लिए उन्हें क्या जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से रिलीज हुए 1897 में, उन्होंने क्या फिर से टूरिंग द विलेज, यानी कि विलेज में फिर टूर करना स्टार्ट कर दिया। गैदर सपोर्ट उनको मिला और उन्होंने यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा पीपल को साथ लाने के, और उनको क्या अर्जिंग देम द डिस्ट्रॉय रावणा, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को रावण को डिस्ट्रॉय करना। रावण मतलब डाइकूज एंड द यूरोपियन, यानी डाइकूज को और यूरोपियन को हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे ये लोग अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लेंगे अंडर लीडरशिप, जो बिरसा के जो फॉलोअर्स है, वो लोगों ने क्या, जो टारगेटिंग सिंबल्स ऑफ डाइकूज एंड यूरोपियन पावर, उन्होंने डायरेक्टली जो सिंबल्स थे बिरसा मुंडा, मतलब कि जो बिरसा मुंडा ने के फॉलोअर्स ने डायरेक्ट टारगेट करा यूरोपियन सिंबल्स और डाइकूज सिंबल पावर के, और उन्होंने अटैक करा पुलिस स्टेशन में, चर्चेस में, और उन्होंने क्या प्रॉपर्टी में रेड करा ऑफ मनी लैंडर्स और जमींदार और मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी में क्या रेड करा। और उन्होंने अपना वाइट फ्लैग ऐसा निकाला, मतलब कि वाइट फ्लैग को रेस करा, जिसका मतलब चल रहा था कि बिरसा राज आ गया है। फिर 1900 में जो बिरसा मुंडा थे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉलेरा, उनको कॉलेरा हो गया था और वो उनकी डेथ हो जाती। तो फिर उनकी डेथ के बाद जो मूवमेंट था वो क्या फेडेड आउट हो गया, एकदम खराब हो गया। फिर जो मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था लीस्ट टू वेज। फर्स्ट, इट फोर्स द colonial governments to introduce laws so that the land of the tribal could not be easily taken over by डाइकोस। यानी कि इसके 2 लीस्ट वेज थे क्या, कि जो फोर्स थी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या इंट्रोड्यूस कर रही थी लॉस को, जिससे लैंड जो लैंड थी ट्राइबल्स की वो इजीली टेकन बाय, मतलब कि वो आसानी से डाइकोस के पास चली जा रही थी। दूसरी ये थी कि इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेन इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दूसरा ये था कि वो लोग अपना जो अभी शो कर रहे थे अपना एंगर, वो सबके जो ट्राइबल पीपल थे उनकी जो कैपेसिटी थी प्रोटेस्ट करने की अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लोग क्या एंगर एक्सप्रेस कर रहे थे अगेंस्ट किसके खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, वो ये सारा काम क्या अपने खुद के वे में कर रहे थे जो उनको सही लगा। वहाँ पे अपने खुद के रिचुअल्स और खुद के सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल वहाँ पे उन्होंने शो करे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा इसी के साथ टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।